हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद क्षमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम लोग विज्ञान विषय के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। पवन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसकी एक क्लास करवा दी गई है। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके आगे के जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और सारे सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं और पेपर 1 और पेपर 2 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसएसटी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इसके जो है आंसर में आप लोग लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसमें आप लोगों को ये मेन पॉइंट ये याद रखना है कि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में दो प्रकार की होती है। ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में दो प्रकार की होती है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि अतः जो यांत्रिक ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से बनी होती है। ये दोनों इसके प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये आप लोग, अगर आप लोगों से यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग इतना अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 16.6 मीटर। ये इसका जो है इसमें दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिराएं क्या हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि नासिकाओं का समूह है। जो सिराएं होती हैं वो जो नस होती है वही इसमें दिया गया है कि नासिकाओं का समूह है। सिराएं जो होती हैं इसको इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। इसमें आगे लिख सकते हैं कि जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिराएं ले जाने का कार्य करती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कार्य भी पूछा गया था तो इसमें कार्य आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का कोई दो उदाहरण लिखिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया के यहाँ आप लोगों को दो उदाहरण लिखना है। पहला लिख सकते हैं कि बंदूक से गोली चलना, इसमें प्रतिवर्ती क्रिया होती है। और दूसरा लिख सकते हैं कि नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। ये दोनों प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इस नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा होती है। जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है ये कभी भी खत्म नहीं होती है। इसमें आगे दिया गया है कि इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि पवन ऊर्जा। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनको अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है तो इसमें लिख सकते हैं कि रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या फिर वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूले के अनुसार इसमें दिखा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 6CO2 + 12H2O बराबर हो जाएगा C6H12O6 और आगे हो जाएगा +6O2। ये फार्मूला अगर आप लोग दिखा देंगे तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में यहाँ अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पूछा गया है हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। बाकी आप लोग हरित क्रांति के बारे में जानते हैं, इसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसके जनक जो भारत में हैं MS स्वामीनाथन है, ये आप लोग पॉइंट अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की अवधारणा क्या है? इसमें आप लोगों को दाब के बारे में लिखना होगा। इसमें लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। कोई वस्तु होता है, दाब मतलब होता है प्रेशर, तो इसमें लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को खींचने या फिर धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? इसमें आप लोगों को वायुमंडल और वायुमंडलीय दाब के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। ये जो है वायुमंडल के बारे में हो गया। और आगे इसमें लिखा गया है कि वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसे वायु दाब कहते हैं, या फिर वायुमंडलीय दाब और वायु दाब एक ही है। तो ये आप लोग वायुमंडलीय दाब या फिर वायु दाब के बारे में लिख सकते हैं। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लवन का सिद्धांत क्या है? इसमें आप लोगों को जो है प्लवन का सिद्धांत लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसे ही प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। ये 2 लाइन में यहाँ पे दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछा गया है वायु दाब का मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक हो जाएगा Nm/m²। इसको भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये जो वाल्व होते हैं वायु दाब के कारण खुलते तथा बंद होते हैं तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते हैं। ये जो वाल्व लगे होते हैं, जब आप लोग उससे जल पंप से खींचते हैं तो जो है ये वाल्व जल को वापस नीचे नहीं जाने देते हैं। यहाँ पे कितने पूछे गए हैं और क्यों होते हैं ये पूछा गया है, तो आप लोग इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब के माप के लिए 2 प्रकार के वायु दाब मापियों के नाम बताइए। तो इसे पहला हो जाएगा पारा, दूसरा हो जाएगा निर्द्रव दाब मापी। तो आप लोगों से 2 पूछा गया है तो 2 आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कुक्कुट पालन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी लोग आप जानते ही हैं कि मुर्गी पालन करना ही कुक्कुट पालन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित हैं। तो पहला हो जाएगा नरोरा, दूसरा हो जाएगा कलपक्कम और तीसरा हो जाएगा ट्राम्बे। ये आप लोग यहाँ पे 1 लाइनर सारे क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हैं। पहला हो जाएगा जमशेदपुर, दूसरा है भिलाई, तीसरा है राउरकेला में और चौथा है दुर्गापुर में। तो ये सभी अगर आप लोग 1-1, 2-2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो द्रव होता है किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है, ये सही है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थैतिकी जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं किसे कहते हैं? जो समस्थितिकी होती है किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को ही समस्थैतिकी या फिर
होम्योस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को ही पादप हार्मोन कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अगर क्लास करवाई जा रही है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक बार अपने आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जिसके पास सीरीज नहीं हो जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि सारे सीरीज की और सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल में फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड करके अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि उत्सर्जन क्या है? तो इसमें लिख सकते हैं कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही, या फिर जो है ये पदार्थ होते हैं, इनका शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है कि उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा गुर्दे, जिसको वृक्क या किडनी बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा मूत्र वाहिनियाँ, तीसरा हो जाएगा मूत्राशय, और चौथा हो जाएगा मूत्र मार्ग। ये सभी जो है उत्सर्जन के प्रमुख अंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कंकाल पेशियां, दूसरा हो जाएगा अरेखित पेशियां, तीसरा हो जाएगा हृदय या फिर इसको कार्डियक पेशियां भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना कि पौधों और जंतुओं के मध्य की कड़ी युगलीना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग तंत्र क्या है? इसमें आप लोगों से अंग तंत्र के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उसे अंग तंत्र कहते हैं, यानी कि कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं कि भोजन के पाचन में मुख, यहाँ पे हो जाएगा जीभ, जीव नहीं होगा, यहाँ पे जीभ हो जाएगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। आहार नाल हो जाएगा, यकृत हो जाएगा जिसको लिवर बोलते हैं, आमाशय यानी कि पेट हो जाएगा। ये सभी जो है भोजन के पाचन में सहायक अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन क्या है? इसमें आप लोगों को अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन के बारे में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतः श्वसन कहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्च श्वसन कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जो है सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की थी? तब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। अगर यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की, तो लुई पास्चर होगा। और अगर पूछा जाएगा सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है, तो लीवेनहॉक हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायरस क्या है? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि वायरस जो होता है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो एक रूसी वैज्ञानिक थे आइवानोवस्की, इन्होंने जो है वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंह पका किस प्रकार का रोग है? तो ये जो है जानवरों में होता है, यह वायरस जनित रोग है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विरियॉन बोलते हैं। कोई वायरस है तो अगर उसका एक कण पूछा जाएगा तो इसको विरियॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण के लिए
कौन से 2 प्रोटीन आवश्यक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्लूटिनिन्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा न्यूरामिनिडेज। ये दोनों आप लोगों को प्रोटीन्स के नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये इसका जो है बैक्टीरियोफेज का आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं 1 लाइनर है, एक एक लाइन में सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो इसको आप लोग एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास कर लेंगे, तो आप लोगों को सारा जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो होते हैं, उसमें ऐसे ही एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई 2 वायरसों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसमें जो है पहले नंबर पे हो जाएगा डीऑक्सी राइबो वायरस और दूसरा हो जाएगा राइबो वायरस। ये जो यहाँ पे 2 वायरस पूछे गए हैं, तो ये आप लोग 2 के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है इसमें पूछा गया है लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? लाइसोजेनिक के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उसे लाइसोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला लिख सकते हैं हैजा, दूसरा लिख सकते हैं क्षय रोग। ये 2 इसमें लिखे गए, बाकी आप लोग कोई भी 2 जीवाणु से होने वाले रोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो पहला लिख सकते हैं टीकाकरण के द्वारा, दूसरा लिख सकते हैं रसायन चिकित्सा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा गया है जीवाणु क्या है? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो जीवाणु होता है एक कोष की सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो पहला आप लोग लिख सकते हैं कैनिंग विधि, दूसरा पार्श्वीकरण विधि हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कम ताप पर संचय करना। ये 3 विधियां यहाँ पर दी गई हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु भक्षी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है, ये जीवाणु भक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संपदा क्या है? तो इसमें जो है प्राकृतिक संपदा के बारे में पूछा गया है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है? तो इसमें लिख सकते हैं कि भूमि की ऊपरी सतह पर मिट्टी के कटाव, यहाँ पे कटाव हो जाएगा, या फिर पानी के साथ बह जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन वही होता है जिसमें जो है तेज हवा जब आती है या फिर अधिक बारिश हो जाती है तो उसके साथ जो मिट्टी होती है भूमि की ऊपरी सतह जो है उसमें मिट्टी जो है बह जाती है, पानी के साथ धूल हवा के साथ जो है बह जाती है, तो वही जो है मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण की विधियां क्या है? तो पहला इसमें लिख सकते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा लिख सकते हैं उत्स्थानीय या फिर यहाँ पे बहिस्थानीय संरक्षण, ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है अलौह खनिज हैं और इसका जो है आंसर हो जाएगा अलौह खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? तो जो सूर्य का प्रकाश है कभी भी जो है ना खत्म होने वाला जो है संपदा है, या फिर इसमें आप लोग अगर आप लोगों से नवीकरणीय संपदा के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आप लोग सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं, क्योंकि ये असीमित मात्रा में पाया जाता है, कभी भी खत्म ना होने वाला स्रोत है। इसमें आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है या फिर स्रोत है, तो नवीकरणीय संपदा का ये स्रोत हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश या फिर पवन ऊर्जा ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व लिखिए। पहला लिख सकते हैं कोयला, दूसरा संगमरमर, तीसरा हीरा, चौथा प्राकृतिक गैस।
ये 4 इसमें पूछे गए हैं, तो आप लोग 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो है, इसके आंसर में आप लोग लिख सकते हैं कि पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वन से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पेट्रोल होता है, इसको पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोदकर निकाला जाता है, अतः पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकृति में जो कार्बन है, चूना पत्थर, खड़िया, जिसको जो है आप लोग चौक बोलते हैं, बोर्ड में जो है लिखा जाता है चौक से। जब आप लोग छोटे में पढ़ने जाते रहे होंगे स्कूल, तो वहाँ पे जो है चौक से बोर्ड में लिखा जाता है, तो उसको ही खड़िया बोलते हैं। तीसरा लिख सकते हैं, संगमरमर के रूप में पाया जाता है। इसमें यही पूछा गया था, जो प्रकृति में कार्बन होता है किन पदार्थों में पाया जाता है, तो इसमें लिख सकते हैं चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, इसके रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें पहला लिख सकते हैं मेथिल हाइड्रोजन, दूसरा लिख सकते हैं द्रवित हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है। तो इसमें पहला लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम किन गैसों का मिश्रण है, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का। नेक्स्ट है, कार्बन शब्द का प्रतीक क्या है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि कार्बन शब्द का प्रतीक सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताइए। तो पहला लिख सकते हैं कोलतार, दूसरा कोक, तीसरा कोल गैस। ये जो है कोयले से प्राप्त ईंधन के प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव ईंधन के प्रकार क्या हैं। पहला लिख सकते हैं मिट्टी का तेल, दूसरा डीजल, तीसरा पेट्रोल। ये सभी जो है द्रव ईंधन के प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक जो बनाया गया था, उसका नाम है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो इसकी परमाणु संख्या 6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हीरा किस प्रकार का पदार्थ है। तो हीरा जो है कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है संक्रमित हो सकते हैं, वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये छुआछूत से जो है रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण बताइए। तो इसका आंसर जो है आप लोग लिख सकते हैं कि रोगी का मुंह खुश्क रहना और अधिक प्यास लगना, यानी कि जो है गला हमेशा सूखा रहता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ये जो है मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि 60 से 80 की गति में जो है धड़कता है। सामान्य स्थिति में जो हार्ट होता है, उसमें जो हार्ट बीट होती है 60 से 80 की गति से धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्त शर्करा क्या है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं कि यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है, तो वह फिर जो है उच्च रक्त शर्करा कहलाती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसमें हाई बीपी की बात की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से 100। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रमुख रोगों के नाम बताइए। तो पहला लिख सकते हैं एंजाइना, दूसरा लिख सकते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस।
यहाँ पे जो है आप लोगों से ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें गलत दिया गया है। यहाँ पे पूछना चाहिए किस प्रकार के रोगों की बात की जा रही है, तो इसको आप लोग रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर दाब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे ही रुधिर दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा जो है जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो इसमें लिख सकते हैं कि जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, वन, मृदा, खनिज पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास स्थान क्या है, तो इसमें लिख सकते हैं कि जिस स्थान पर जीव वास करते हैं यानी कि निवास करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उसे ही वास स्थान कहते हैं। इसको आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जलीय पौधों के नाम बताइए, तो पहला आप लोग लिख सकते हैं कुमुदनी जिसको लिली बोलते हैं, दूसरा हाइड्रिला आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती या फिर रोकती है। ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा, जिसको जो है हरित गृह प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है जो पर्यावरणीय अनुकूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलफड़े, जिसको जो है लंग्स बोलते हैं। सॉरी इसमें जो है इसको गिल्स बोलते हैं, गिल्स में जो होता है गलफड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि के तीव्रता का मापन किसमें होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का जो तीव्रता का मापन होता है वो डेसिबल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस प्रकार की जो ध्वनि होती है वह प्रतिध्वनि कहलाती है, यानी ध्वनि का उल्टा इसमें प्रतिध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है, तो इसका जो है इसे पूछा गया जो ध्वनि होती है यह तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। जो ध्वनि होती है यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का ध्वनि जो है एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। इसमें जो है कॉमन ये पूछा गया है कि ऊष्मा का एमकेएस पद्धति में मात्रक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल तुल्यांक का मात्रक क्या है, तो जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है, तो जो मनुष्य की श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो पराश्रव्य जो तरंग होती है इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट पूछा गया है अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए
आवश्यकता जो है ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। इसमें ये ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया है, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होगा? तो एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? तो इसमें फॉर्मूला दिया गया है कि ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान इंटू पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, फिर इंटू करके पदार्थ की ताप वृद्धि। ये जो है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये तो सभी को पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, वैसे तो 5 होती है, लेकिन इसमें आप लोगों को मुख्यतः 3 ही लिखना है। ठोस लिख सकते हैं, द्रव और गैस, ये 3 ही आप लोगों को लिखना है। बाकी आप लोगों को 5 नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में 3 दिया गया है, तो आप लोगों को केवल 3 ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलनांक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है, तो उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्वथनांक क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, तो द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है गलनांक के बारे में, और दूसरे में क्वथनांक के बारे में पूछा गया है। ये दोनों जो है आप लोग यहीं पे अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि जो गलनांक होता है, इसमें निश्चित ताप पर ठोस जो है गर्म करने पर द्रव में बदलता है, तो ये पदार्थ का गलनांक कहलाएगा। और अगर यहाँ पे क्वथनांक पूछा जाएगा तो ये भी निश्चित ताप पर जो है कोई अगर द्रव उबलेगा तो गैसीय अवस्था में बदलेगा, तो यह द्रव का क्वथनांक हो जाएगा। ये दोनों से आप लोगों के एग्जाम में डिफरेंस अंतर पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण, ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? तो इसके आंसर में लिख सकते हैं कि ऊष्मा का संचरण जो होता है, इसकी जो है यहाँ पे आप लोग जो है इसमें के लिख सकते हैं कि ऊष्मा के स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट है ऊष्मा के कुचालक हैं। इसमें ऊष्मा के जो कुचालक हैं उसके एग्जाम्पल लिखना है, तो पहला लिख सकते हैं लकड़ी, दूसरा कांच, तीसरा कागज, चौथा ऊन और पांचवा वायु लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा के यहाँ पे सुचालक पूछे गए हैं, तो इसमें हो जाएगा लोहा, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा तांबा। तो अगर आप लोगों से ऊष्मा के सुचालक या फिर कुचालक पूछे जाएंगे तो दोनों एग्जाम्पल आप लोग यहीं से अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे पूरा कंप्लीट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्त वस्तुएं क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिसने भी जो है अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी जो है अभी इसमें कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर काफ़ी दिए होते हैं, तो उनको एक क्लास में करा पाना संभव नहीं होता है। वे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो तो एक क्लास में पूरे कंप्लीट करवाए गए हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर साइंस में 2 क्लासेस हो गई हैं। अभी एक छोटी सी क्लास और होगी 20 से 25 मिनट की, उसमें जो है वो क्लास हो जाएगी, तो उसके बाद सारे क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग जो है अभी एक नेक्स्ट क्लास और रखेंगे। इस क्लास को और इसके पहले जो एक क्लास करवा दी गई उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ताकि जो है अभी एक क्लास और बची उसको करवा दी जाएगी, तो उसको देखने के बाद साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। उसके बाद हम लोग एसएसटी के क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, वो भी 2 से 3 क्लास में कंप्लीट होगी। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की
जो है पीडीएफ और सीरीज की पीडीएफ पहले से प्रोवाइड कर दी गई है, तो उसको आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज की क्लास से अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है डीएलएड से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए।